वंदे मातरम स्टूडेंट्स। राजस्थान इकोनॉमी में हम राजस्थान कृषि पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान कृषि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने राजस्थान कृषि की विशेषता, भू उपयोग, कृषि के प्रकार व राजस्थान में कृषि उत्पादन पर चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान कृषि पार्ट थर्ड में हम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले संस्थागत प्रयास व राजस्थान की कृषि नीति पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान कृषि पार्ट थर्ड हम प्रारंभ करते हैं। कृषि विकास हेतु संस्थागत प्रयास। कृषि विकास हेतु संस्थागत प्रयास को हम 4 चरणों में चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट है कृषि विकास हेतु राजस्थान में कितने अनुसंधान संस्थान हैं। सेकंड है कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कितनी कृषि विश्वविद्यालय हैं। थर्ड है राजस्थान में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के विकास के लिए विपणन संस्थान। और चौथा है कृषि को वित्त की सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन कौन से वित्तीय संगठन हैं। अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान का क्या कार्य है? कृषि में विकास को बढ़ावा देना, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देना और कृषि में रिसर्च को बढ़ावा देना, यह कार्य है अनुसंधान संस्थान का। जो राजस्थान में सबसे पहला अनुसंधान संस्थान है वह है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र आपका दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी। दूसरा है केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म आपका सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। अब बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र का क्या कार्य है? बेर व खजूर के विकास को बढ़ावा देना। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र ने खजूर की 2 किस्मों को तैयार किया है। एक है हिलाली और दूसरा है मेंजूरी। चौथा है आपका केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका बिछवाल बीकानेर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। अब शुष्क बागवानी केंद्र कहां पर होगा? जहां पर आपके जल की कमी होगी। जहां जल की कमी होगी तो ऐसे क्षेत्र में आप ऐसी फसलें या ऐसी किस्में बोना पसंद करेंगे जहां जिनको जल की कम आवश्यकता हो। पांचवा है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र या सरसों निर्देशालय, जो कि आपका सेवर भरतपुर में स्थित है। अब केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का क्या कार्य है? सरसों की पैदावार को बढ़ावा देना, सरसों के विकास को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त ये तिलहन के विकास को भी बढ़ावा देता है। छठा है आपका केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान आपका तबीजी अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। सातवां है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुसंधान केंद्र और दूसरा है मृदा केंद्र। जो अनुसंधान केंद्र है वह 4 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला है जैसलमेर में, दूसरा है बीकानेर में, तीसरा पाली में और चौथा अनुसंधान केंद्र भुज गुजरात के अंदर है। मृदा केंद्र 2 हैं। पहला मृदा केंद्र है बिछवाल बीकानेर में और दूसरा मृदा केंद्र है चांदनगांव जैसलमेर में। आठवां है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ICAR की स्थापना वर्ष 1929 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देना, कृषि में तकनीक को प्रोत्साहित करना और कृषि में विकास को बढ़ावा देना है।
दूसरा कृषि विकास हेतु संस्थागत प्रयास है कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय का कार्य है कृषि में शिक्षा को बढ़ावा देना। राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला कृषि विश्वविद्यालय है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। यह राजस्थान राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1962 में उदयपुर में की गई थी। तत्पश्चात 1987 में इसे बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2009 में इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया। जो दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है वह है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1999 में की गई थी। तीसरा कृषि विश्वविद्यालय है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि जोबनेर जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 2013 में की गई। ये राजस्थान राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय भी है। चौथा कृषि विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 2013 में की गई। पांचवा कृषि विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय कोटा। कृषि विश्वविद्यालय कोटा बोरखेड़ा कोटा में स्थित है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 2013 में की गई। कृषि विकास हेतु तीसरा संस्थागत प्रयास है कृषि विपणन संस्थान। जो कृषि विपणन संस्थान है वह उसका मुख्य कार्य कृषि में विपणन को बढ़ावा देना। राजस्थान में जितने भी कृषि विपणन संस्थान हैं उनका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। पहला कृषि विपणन संस्थान है राजस्थान कृषि विपणन निर्देशालय। राजस्थान कृषि विपणन निर्देशालय जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। राजस्थान कृषि विपणन निर्देशालय का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त जीन्स उपलब्ध कराना। दूसरा मुख्य उद्देश्य है जो उत्पादक है उसको अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल जाए, ये वो निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। जो राजस्थान कृषि विपणन निर्देशालय है वह मंडियों का नियमन का कार्य भी करता है और एगमार्क चिन्ह भी प्रदान करता है। दूसरा कृषि विपणन संस्थान है राजस्थान कृषि विपणन संघ। राजस्थान कृषि विपणन संघ की स्थापना वर्ष 1974 में जयपुर में की गई। इसका मुख्य कार्य कृषि मंडियों का निर्माण कराना तथा कृषि मंडियों से मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण करवाना। तीसरा कृषि विपणन संस्थान है राजस्थान कृषि उद्योग निगम। राजस्थान कृषि उद्योग निगम की स्थापना वर्ष 1965 में जयपुर में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जितने भी कृषि आधारित व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उद्योग हैं, उनको कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। चौथा कृषि विपणन संस्थान है राजस्थान राज्य भंडारण निगम। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना वर्ष 1965 में जयपुर में की गई। कुल राजस्थान में 93 भंडारण केंद्र कार्यरत हैं। पांचवा कृषि विपणन संस्थान है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ को राजफेड भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनसे कृषि उत्पाद का क्रय करना है। अब ये कृषि उत्पाद को क्रय करके उसको प्रोसेस करके अपने कृषि उत्पादों को क्या करता है, बिक्री करता है। ये मुख्य कार्य है किसका, राजफेड का, या फिर कह सकते हैं राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का। तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना जुलाई 1990 में जयपुर में हुई। तिलम संघ लिमिटेड का मुख्य कार्य तिलम की खरीद करना, तिलम की पैदावार को बढ़ावा देना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संगठन। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1998 में जयपुर में की गई।
इसका मुख्य कार्य कृषि में विपणन को बढ़ावा देना व कृषि में प्रशिक्षण व अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अब आ जाते हैं कृषि में वित्तीय संगठन। कृषि में वित्तीय संगठन में सबसे फर्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ये सभी बैंकों में शीर्ष बैंक माना जाता है। इसकी स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर तथा संसद के अंदर नाबार्ड एक्ट 1981 लाकर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसमें केंद्र सरकार की 99% हिस्सेदारी है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1% हिस्सेदारी है। इसका मुख्य कार्य जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनका नियमन करना तथा निरीक्षण करना ही इसका कार्य है। ये एक पुनर्वित्त बैंक है। पुनर्वित्त बैंक से मतलब है ये सीधे किसानों को ऋण नहीं उपलब्ध कराता, बल्कि ये बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है और वह बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके द्वारा अल्पकालिक ऋण की सुविधा हेतु केसीसी योजना 1998 में शुरू की गई। केसीसी योजना का पूरा नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब राजस्थान में कृषि में वित्त उपलब्ध कराने के लिए 3 संगठन काम कर रहे हैं। पहला है व्यापारिक बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और तीसरा है सहकारी बैंक। जो राजस्थान में सबसे अधिक ऋण उपलब्ध करा रहा है वह है व्यापारिक बैंक। दूसरे नंबर पर ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहा है सहकारी बैंक और तीसरे नंबर पर सबसे ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो व्यापारिक बैंक है वह सब आप जानते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, ये सारे बैंक क्या हैं? व्यापारिक बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई। प्रारंभ में 5 बैंक स्थापित किए गए, जिसमें से एक बैंक जयपुर में स्थापित किया गया। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें 50% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है, 15% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की है तथा 35% की हिस्सेदारी अनुसूचित बैंकों की है। अब आ जाते हैं सहकारी बैंक पर। सहकारी बैंक 2 तरीके के वित्त उपलब्ध कराता है। पहला है अल्पकालिक वित्त और दूसरा है दीर्घकालिक वित्त। जो अल्पकालिक तथा मध्यकालिक वित्त है वो त्रिस्तरीय संरचना के अंदर आता है। अब त्रिस्तरीय संरचना क्या होती है, इसको समझने से पहले 3 तरीके के बैंक राजस्थान में कार्यरत हैं। सबसे पहले स्तर पे है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 में की गई। दूसरे तरीके का बैंक है, दूसरे स्तर पे जो बैंक है वह है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है वो 29 जिलों में स्थापित है, जबकि 4 जिलों में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। और जो तीसरे स्तर या फिर कह सकते हैं निचले स्तर पर जो बैंक है वह है प्राथमिक सहकारी साख समितियां। प्राथमिक सहकारी साख समितियां जो कि कृषि क्षेत्र से भी जुड़ी हो सकती है और गैर कृषि क्षेत्र से भी जुड़ी हो सकती है। अब क्या होता है, जो ये प्राथमिक सहकारी साख समितियां हैं इनके पास इतनी मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं होता, तो इनको वित्त उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करता है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर। इसलिए इसे कहा जाता है त्रिस्तरीय संरचना। अब आते हैं दीर्घकालिक वित्त पर। दीर्घकालिक वित्त की द्विस्तरीय संरचना है। पहले स्तर पर है राज्य भूमि विकास बैंक और दूसरे स्तर पर है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। जो राज्य भूमि विकास बैंक है उसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई थी, जबकि प्राथमिक भूमि विकास बैंक कुल 36 राजस्थान में स्थापित हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या है? दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है उसको वित्त उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है? राज्य भूमि विकास बैंक, जो कि जयपुर में स्थापित है। अब आते हैं हरित क्रांति पर। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1966 से 67 के बीच में हुई। हरित क्रांति में क्या हुआ?
उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई तथा मशीनीकरण द्वारा क्या किया आपने, उत्पादन में वृद्धि कर दी। इस उत्पादन में वृद्धि को ही क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। जो हरित क्रांति के जनक हैं वह है नॉर्मन ई बोरलॉग तथा भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं एन स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति में मुख्य फसलें थी वह थी गेहूं और चावल, और हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र था हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अन्य क्रांति में पहली है पीली क्रांति। पीली क्रांति हुई सरसों के उत्पादन में वृद्धि। दूसरी हुई लाल क्रांति, टमाटर व मांस के उत्पादन में वृद्धि। गोल क्रांति किसमें हुई, आलू के उत्पादन में वृद्धि हुई। रजत क्रांति, अंडों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भूरी क्रांति, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि हुई। नीली क्रांति, मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई। परभानी क्रांति, बीड़ी के उत्पादन में वृद्धि हुई। मूक क्रांति, मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। सुनहरी क्रांति, बागवानी में वृद्धि। गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन में वृद्धि। ब्लैक क्रांति या फिर इसे कहते हैं कृष्ण क्रांति, जो कि पेट्रोलियम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुई। व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई। राजस्थान कृषि नीति 2013। राजस्थान कृषि नीति 2013 डॉक्टर आर एस परोदा की अध्यक्षता में 26 जून 2013 को लागू की गई। इस नीति के अंदर कुछ प्रस्ताव रखे गए। इनमें से कुछ प्रस्ताव हैं, अगले 10 वर्षों में क्या करना है हमको, कृषि उत्पादन में वृद्धि करके उत्पादन को 2 गुना कर देना है। दूसरा प्रस्ताव ये रखा इसमें कि कृषि क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि करना है। अगला प्रस्ताव था खाद्य सुरक्षा को हमको प्राथमिकता देनी है। कृषि घनत्व को 125 से बढ़ाकर कितना कर देना है हमको, 160% कर देना है। कृषि में तकनीक को बढ़ाकर पॉली हाउस और ग्रीन हाउस को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति, जो कि 20 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2019 तक लागू थी। वर्तमान में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू है, जो कि 17 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई है। अब आते हैं राजस्थान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। पहला है जैतून के क्षेत्र में। जैतून के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7 जिलों का चयन किया गया है। ये जिले हैं जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, अलवर, झुंझुनू और नागौर। देश की प्रथम जैतून की रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2014 में की गई है। जो जैतून का तेल निकलेगा उसकी बिक्री राज ऑलिव ब्रांड के नाम से की जाएगी। जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना बस्ती, जयपुर में स्थापित किया गया है। अब खजूर के क्षेत्र में क्या प्रयास हो रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। जो खजूर की पौध है वो संयुक्त अरब अमीरात से लाई गई है। खजूर का फार्म सागर भोज का जैसलमेर में स्थापित किया गया है। खजूर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए खजूर हब बीकानेर में स्थापित किया गया है। खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई है। अब आते हैं जोजोबा पे। जोजोबा को होहोबा भी कहा जाता है। जोजोबा का उत्पत्ति स्थल कैलिफोर्निया, एरिजोना और मैक्सिको का मरुस्थल है। राजस्थान में जोजोबा की पौध इजराइल से लाई गई है। ये जाड़ी नुमा पौधा होता है जो 2 से 3 वर्ष में फल देता है। इसका फल बायोडीजल बनाने के काम में आता है। वह बायोडीजल वायुयान के ईंधन के रूप में वह लुब्रिकेंट बनाने के काम में आता है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जोजोबा का फार्म फतेहपुर सीकर और धंड, जयपुर में स्थापित किया गया है। निजी क्षेत्र द्वारा जज्जर, बीकानेर में इसका फार्म स्थापित किया गया है। ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट। जो ग्राम का मुख्य उद्देश्य है वह कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देना, वह निवेश को बढ़ावा देना है।
ग्राम के अब तक 3 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन जयपुर के अंदर 9 से 11 नवंबर 2016 के बीच हुआ, जबकि दूसरा सम्मेलन कोटा में 24 से 26 मई 2017 में हुआ और तीसरा सम्मेलन उदयपुर में 7 से 9 नवंबर 2017 में हुआ। जो चौथा ग्राम सम्मेलन था वो जुलाई 2018 में जोधपुर में प्रस्तावित था, परंतु ये अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया। अब हमने 2 शब्द सुने होंगे, एक है खेतीरी बात और दूसरा है खेती बाड़ी। जो खेतीरी बात है वो एक मासिक अखबार है जो कृषि विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जबकि खेती बाड़ी क्या है, दूरदर्शन जयपुर केंद्र से प्रस्तावित होने वाला कार्यक्रम है। अब कृषि योजनाओं पर चर्चा करते हैं। जो भी कृषि योजनाएं बनाई जाती है वह ये ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि वर्ष 2022 तक हमें क्या करना है, किसानों की आय को दुगना कर देना है। और किसानों की आय दुगनी तब होगी जब किसानों की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली जो योजना है वह है सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। इस योजना को वर्ष 2015 में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो भी महिला कृषक हैं वह महिला कृषक उनको 50,000 रुपए से अधिक बिक्री करने पर 1,000 रुपए अधिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दूसरी योजना है ज्योतिबा राव फूले कृषि मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये अप्रैल 2015 से लागू की गई है। इसके अंदर लाभान्वित कौन है? इसके अंदर लाभान्वित हैं पंजीकृत मंडी श्रमिक। जो भी श्रमिक मंडी में कार्यरत हैं और पंजीकृत हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी महिला जो प्रसव से है उसे 45 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा और जो भी पुरुष जिसकी महिला प्रसव से है उसको 15 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसमें अधिकतम 2 लड़कियों की शादी पर 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी और श्रमिकों के मेधावी बच्चे जिनके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 50% से अधिक अंक आए हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बीमारी की अवस्था में 2 लाख रुपए की सहायता दी जा सकती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? 19 फरवरी 2015 को लागू की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इस योजना के अंतर्गत मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं इसकी सही जानकारी एक कार्ड पर किसानों को दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 14 करोड़ किसानों को कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी जो योजना है वह है नीम लेपित यूरिया। नीम लेपित यूरिया योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो यूरिया है उस पे नीम के तेल का लेपन कर दिया जाता है। जो नीम के तेल का लेपन करने से यूरिया की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे किसानों की यूरिया की खपत भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो इसकी तस्करी है वो नीम के तेल के लेपन से वह कम हो गई है। इसके अतिरिक्त इस योजना में क्या किया गया है, जो सब्सिडी दी जाती थी यूरिया पर वो पर बैग आधार पर कर दी गई। पर बैग आधार पर करके सब्सिडी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दिया गया। इससे राजकोषीय व्यय में भी कमी आई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लागू की गई है। इस योजना का स्लोगन है प्रत्येक खेत को पानी, या फिर कह सकते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये योजना इसलिए बनाई गई है ताकि खेती के अंदर सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 60% अपना हिस्सा मिलाती है, जबकि राज्य सरकार 40% अपना योगदान देती है। लेकिन विशेष श्रेणी के राज्य में केंद्र सरकार 90% मिलाती है, जबकि राज्य सरकार केवल 10% ही मिलाता है। इस योजना के अंतर्गत शामिल योजनाएं हैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरी है समन्वित जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम और तीसरा है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 से लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में जोखिम को समाप्त करना है। दूसरा इसका उद्देश्य है किसान की आय की सुनिश्चितता करना व कृषि में निवेश को बढ़ावा देना है। इस योजना का स्लोगन है एक देश एक बीमा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अपना 60% योगदान देती है, जबकि राज्य सरकार इसमें 40% अपना योगदान देती है। इस योजना के अंतर्गत इस योजना का संचालन राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी करती है। इस योजना का प्रीमियम खरीफ की फसल के केस में 2% प्रीमियम आता है। जो भी आपकी खरीफ की फसल की पैदावार है उसका 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। रबी की फसल में 1.5% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और जबकि वाणिज्यिक फसलों में आपको 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। इस योजना से आपको प्राकृतिक आपदा और कीट आक्रमण से सुरक्षा मिलती है। अगर फसल को कोई कीट लग जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसका मुआवजा आपको मिलता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि 33% आपको नुकसान होना चाहिए। अगर 33% से कम नुकसान है तो आपको इसमें फायदा नहीं मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत शामिल योजना है संशोधित राष्ट्रीय बीमा योजना, दूसरा है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसान ऊर्जा संरक्षण तथा किसानों के उत्थान का महाअभियान है। वर्ष 2018-19 के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। 22 जुलाई 2019 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डीजल पंप सेट के स्थान पर सोलर पंप सेट की स्थापना करना है। डीजल पंप सेट के स्थान पर सोलर पंप सेट लगाएंगे तो क्या होगा, किसान की लागत में कमी आएगी और किसान की आय में वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इस योजना के अंतर्गत जो किसानों की बंजर भूमि है उस बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा के संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 17.5 लाख सोलर पंप सेट की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा किसानों की आय में स्थिरता लाना है। इस योजना के अंतर्गत इकाई किसको माना गया है, परिवार को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वह किसान आते हैं जो कि आयकर का भुगतान नहीं करते। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। यह भुगतान डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत होगा। दूसरी जो योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना LIC द्वारा संचालित है। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 2019 को किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में किसानों की आय की सुनिश्चितता प्रदान करना है। इस योजना के लाभार्थी जो हैं वो 18 से 40 वर्ष के वह किसान होंगे जो किसी भी पेंशन योजना में शामिल नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के पश्चात किसान को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेंगे। यहाँ पर राजस्थान कृषि पार्ट 3 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।